नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षाओं में हमने स्थल रूपों के विकास के बारे में बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ की। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपके साथ पवन और हिम नदी के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पवन जिसको हम लोग वायु भी कहते हैं, आप लोग हवा भी कहते हैं, इसके भी कुछ कार्य होते हैं और इसके कारण भी पृथ्वी के स्थल रूपों में परिवर्तन होता है। कुछ नए स्थल रूप बनते हैं और कुछ जो पहले से बने हुए हैं उनमें कुछ परिवर्तन होता है। तो यह पवन कार्य कैसे करता है? तो जिस प्रकार नदियों में दो प्रकार के कार्य होते हैं, अपर्दन और निक्षेपण, उसी प्रकार पवन के भी दो प्रकार के कार्य होते हैं, अपर्दन और निक्षेपण। और जैसा कि आपको मालूम है, पवन जब तेजी से चलता है तो अपने साथ बहुत सारी रेत के कण को भी लेकर के चलता है और इन रेत के कणों के कारण ही चट्टानें और कई आकृतियां कटती छटती हैं और फिर इन रेत के कणों को पवन कहीं दूसरी जगह ले जाकर के जमा भी करता है। इस प्रकार पवन के द्वारा भी इन दोनों प्रकार के कार्य होते हैं, एक है अपर्दन और दूसरा है निक्षेपण। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि पवन का कार्य कहां पर सबसे ज्यादा होगा। निश्चित रूप से पवन का कार्य वहीं पर ज्यादा होगा जहां पर इसको रेत के कण खुले जगह पर बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो रेत के कण खुली जगह पर बहुत ज्यादा कहाँ मिल पाते हैं? आप जानते हैं कि जो रेतीले कण होते हैं वो खुली जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में रेगिस्तानों में या मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसलिए पवन का कार्य मुख्यतः मरुस्थली इलाकों में ही देखा जाता है। आइए हम पवन के कारण बनने वाली कुछ प्रमुख स्थलाकृतियों की चर्चा आपके साथ करते हैं। हम चार प्रमुख स्थलाकृतियों की चर्चा करेंगे। एक है मशरूम चट्टान या छत्रक शैल, दूसरा है बलुआ टिब्बा, तीसरा है ओएसिस और चौथा है लाओस। तो सबसे पहले हम जानते हैं मशरूम चट्टान या छत्रक शैल। आपने मशरूम का पौधा देखा होगा या फिर छाता जरूर देखा होगा। तो उस तरह की आकृति होने के कारण ही इसको हम लोग छत्रक शैल या मशरूम रॉक, मशरूम चट्टान भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, थोड़ी सी जानकारी। रेगिस्तानी इलाकों में जब खुली चट्टानें रहती है तो उन चट्टानों पर पवन के द्वारा लाए गए रेत से टकराहट होती है, टकराती है वो रेत के कण और इस प्रकार चट्टान का जो निचला हिस्सा होता है वो कटता चला जाता है और ऊपर का हिस्सा ऐसे ही रह जाता है। इस प्रकार जो आकृति बनती है वो एक छाते के आकार की होती है या मशरूम के आकार की होती है। इसलिए इसको मशरूम चट्टान या छत्रक शैल भी कहते हैं। पवन के द्वारा लाई गई रेत बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती है, इसलिए ऊंचाई पर चट्टान कटती नहीं है, बल्कि नीचे पृथ्वी से थोड़ी दूर तक ये चट्टान कटती है। दूसरा जो स्थल रूप है वो है बलुआ टिब्बा। ये बलुआ टिब्बा है। बलुआ टिब्बा क्या होता है? ये पवन के द्वारा जमा करने से या निक्षेपण के द्वारा बनाई गई आकृति है। जब पवन के रास्ते में कोई बड़ी बाधा आ जाती है, जैसे कोई वृक्ष, बड़ा सा वृक्ष हो गया, कोई बड़ी सी चट्टान हो गई, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बड़ी सी चट्टान है या कोई बड़ा सा वृक्ष है और पवन जो है वो इस दिशा से आ रहा है, तो क्या होगा? पवन के साथ आने वाली जो भी बालू है, जो भी रेत है, वो वृक्ष या उस चट्टान के पीछे इस आकृति में जमा होती चली जाती है। ये सींग के आकार की होती है। इस आकृति को हम लोग बलुआ टिब्बा कहते हैं या अंग्रेजी में इसको हम लोग सैंड ड्यून भी कहते हैं। सैंड ड्यून। ये सैंड ड्यून एक जगह से दूसरे जगह उड़ते रहते हैं। आज कहीं पर हम लोग देखेंगे, फिर कल हो सकता है कि यहां से ये बलुआ टिब्बा हट जाए, फिर दूसरी जगह बन जाए। तीसरी जो आकृति है वो ओएसिस की है। ओएसिस क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं निचली कक्षाओं में कि मरुस्थलों में कहीं कहीं पर पानी का कोई स्रोत मिलता है और उस स्रोत के चारों तरफ खजूर के पेड़ या और कुछ दूसरे वनस्पतियां उग जाती हैं, उसको हम लोग ओएसिस कहते हैं। पानी के स्रोत को ओएसिस कहते हैं। कैसे बनता है? पवन
जब किसी एक स्थान से बालू को उड़ा करके ले जाता है, रेत को उड़ा करके ले जाता है, तो उस स्थान पर गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे में भूमिगत जल या किसी प्रकार से जल वहां पर भर जाता है, तो इसी स्थल रूप को हम लोग ओएसिस कहते हैं। चौथा है लाओस। लाओस क्या होता है? लाओस एक मैदान को हम लोग कहते हैं जो पवन के द्वारा निर्मित होता है। जैसे नदी के द्वारा निर्मित मैदान को हम लोग बाढ़ का मैदान कहते हैं, उसी प्रकार पवन के द्वारा निर्मित मैदान को हम लोग लाओस कहते हैं। पवन के द्वारा उड़ाई गई रेत और बालू बहुत दूर जाकर और बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में जमा होते चला जाता है, और जमा होते होते कालांतर में बहुत समय के बाद यह पूरे मैदान का रूप ले लेता है। इसी मैदान को हम लोग कहते हैं लाओस। तो इस प्रकार पवन के द्वारा हमने इन 4 स्थल रूपों को पढ़ा। आइए अब हम हिम नदी के द्वारा बनाए गए स्थलाकृतियों की चर्चा करते हैं। हिम नदी, हिम का मतलब ही होता है बर्फ, और नदी मतलब नदी माने बर्फ की नदी। आप लोगों को जानकर भी अच्छा लगा होगा और आश्चर्य भी हुआ होगा कि बर्फ की नदी कैसी होती है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बतलाऊं, ऊंचे पर्वतों पर जैसे हिमालय पर या और किसी दूसरे ऊंचे पर्वत पर बर्फ जमी रहती है काफी मात्रा में, और वो बर्फ जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण धीरे धीरे नीचे उतरती है, और बर्फ के इस नीचे उतरने की घटना को ही हम लोग हिम नदी की संज्ञा देते हैं। इसी को हिम नदी कहते हैं। और ये हिम नदी भी उतनी बड़ी मात्रा में जब बर्फ को लेकर नीचे उतरती है तो अपने साथ बहुत सारे काटछाड़ माने अपर्दन और निक्षेपण, ये दोनों क्रियाएं होती है। इन 2 शब्दों को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि स्थल रूपों के विकास में इन दोनों शब्दों का बहुत ही महत्व है। और जितने भी स्थल रूप बनते हैं या तो अपर्दन के कारण बनते हैं या फिर निक्षेपण के कारण ही बनते हैं। तो हिम नदी भी ये दोनों क्रिया करती है। बर्फ के कारण अपने अगल बगल या अपने साथ जो चट्टानें होती हैं उनको काटती है। और जिस प्रकार हमने पढ़ा नदी के बारे में कि नदी जो है पहाड़ी क्षेत्रों से जब गुजरती है तो घाटी बनाती है, और इस घाटी का आकार भी आकार का होता है। लेकिन हिम नदी चूंकि उसकी गति बहुत धीमी होती है, तो ये अपनी घाटी को यू आकार, चौड़े आकार में काटती है। तो इसकी घाटी जो होती है वो यू आकार की बनती चली जाती है। यही हिम नदी और नदी की घाटी में अंतर है। आप लोगों को पूछा जा सकता है कि यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है या फिर भी आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है। तो ये यू आकार की घाटी हिम नदी के द्वारा बनती है, ये अपर्दन के द्वारा बनती है। दूसरा है हिमोड़। हिम नदी जब बहते बहते नीचे की ओर आती है तो तापमान बढ़ता है। हम लोग जानते हैं जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं तो ताप घटता है, और जमीन से नीचे आते हैं तो तापमान बढ़ता है। तो हिम नदी जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो तापमान बढ़ता है, और बढ़ने के कारण इसके अंदर की जो बर्फ है वो पिघलने लगती है, और तब ये बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़ों को ढोने में असमर्थ हो जाती है और उसको वहीं पर बिछा देती है। बड़े बड़े चट्टानों के इन टुकड़ों को हम लोग हिमोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिमोड़ कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का निक्षेपण की क्रिया के द्वारा बनता है। और अंतिम है सर्क एवं टॉर्म। बर्फ की बहती हुई नदी जब बगल के चट्टानों से टकराती है तो बगल की चट्टानों को, पहाड़ की चट्टानों को वो काटती है और एक खोखली आकृति बनती है, जो अंदर से खोखली होती चली जाती है। इन्हीं खोखली आकृतियों को हम लोग सर्क कहते हैं। ये कुर्सी के आकार की आकृतियां होती है, और जब इन खोखली आकृतियों में पानी भर जाता है तो यहाँ पर झील बन जाती है। तो इसको हम लोग टॉर्म कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिम नदी के कारण 3 प्रकार की प्रमुख आकृतियां बनती है। इनकी चर्चा हमने आपके साथ की। अगले वीडियो में हम लोग अंतिम चर्चा समुद्री तरंग के द्वारा कौन कौन सी आकृतियां बनती है उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।